स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। दोस्तों पिछले क्लास में हम हुमायूं के शासन काल में झारखंड को पढ़ने का प्रयास किया था। किस प्रकार से हुमायूं शेर शाह सूरी से लड़ाई लड़ते हैं और किस प्रकार से देखे कि झारखंड आश्रय स्थल बन चुका था अफगानों का। अफगानों से तात्पर्य ये हमारा शेर शाह सूरी जो थे अफगानिस्तान के इलाका के तरफ के थे, इसलिए हम लोग अफगान बोलते हैं। तो ये जो अफगान है तो अफगानों का श्रेय स्थल हुमायूं के शासनकाल में भी झारखंड रह चुका था। लेकिन जब अकबर का शासनकाल आता है 1556 में, उस वक्त झारखंड का स्थिति क्या होती है? उस वक्त ढेर सारी क्षेत्रीय राजा मौजूद रहते हैं झारखंड में। आप देखेंगे सिंहभूम में शिववंश का शासन चल रहा होता है, उसी समय कालखंड में नागवंश का शासन चल रहा होता है, उसी समय मानभूम में शासन चल रहा होता है और पलामू में चेरवंश शासन कर रहे होते हैं। एक तो सबसे बड़ी इसके साथ जो थी चैलेंज के रूप में अगर देखा जाए तो झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों को अपने अधीन करने एक सबसे बड़ी चैलेंज अकबर के सामने था। सबसे बड़ी बात करते हैं कि अकबर का जो जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में होता है और एक ऐसे परिवार में होता है जो राजपूत घराने के होते हैं। उस राजपूत का नाम था राणा वीर साहब। अकबर के पिता जो थे, आप जान रहे हैं कि इसके पहले जो पिता शासन किए थे हुमायूं का ही पुत्र थे और हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था और हमीदा बानो बेगम से ही एक पुत्र की प्राप्ति होती है हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से, जिसका नाम होता है अकबर। जन्म आप समझ पा रहे होंगे कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जन्म होता है। थोड़ी सी जानकारी हम दें अकबर कालीन झारखंड, अकबर कालीन झारखंड को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस अकबर कालीन झारखंड का अगर हम देखें समय कालखंड को अगर देखें, अकबर का समय कब से कब तक सत्ता पर रहते हैं तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहां हम बात कर रहे थे थोड़ी सी जानकारी इसलिए कि इस अकबर का जो जन्म होता है हमीदा बानो बेगम से होता है। हमीदा बानो बेगम मतलब हुमायूं, ठीक है, हुमायूं की पत्नी जो थी वो कौन थी? हमीदा बानो बेगम। और इन्हीं दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है अकबर। ये जन्म जो होता है अगर हम देखें जन्म, तो ये जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहां पे? अमरकोट में। अमरकोट ये पाकिस्तान के इलाका में है अमरकोट। और जो जिस व्यक्ति के यहां हुआ था उस व्यक्ति का नाम था राजपूत राजा राणा वीर साहब। राजपूत राजा वीर साहब, राजपूत राजा राणा वीर साहब। ठीक है, राजा राणा वीर साहब, वीर साहब, ये इन्हीं के यहां अमरकोट में जन्म होता है अकबर का। आप समझिए कि 1556 में ये गद्दी पर बैठते हैं। इनका राज्यारोहण जो होता है एक बहुत ही खास दिन है आज के
समय में। वह समय है 14 फरवरी, जो बहुत ही नजदीक है। अभी कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि 14 फरवरी आने वाला है और आप बेहतर इस तिथि को जानते हैं कि यह तिथि क्यों हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी, उसी दिन में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में इसका क्या होता है, राज्यारोहण होता है। अगर हम बात करें राज्यारोहण की, सत्ता पर राज्यारोहण जो होते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं। राज्यारोहण की अगर बात करें तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठते हैं, जब इनका राज्यारोहण होता है, तो उस वक्त दिल्ली के तख्त पर जो बैठे होते हैं हेमू थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य शासन कर रहा था दिल्ली की गद्दी पर। अब बात कर रहे हैं कि राज्यारोहण 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैठते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है कि दिल्ली के तख्त पर कौन था उस वक्त, हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम लोग शॉर्ट नेम में बोलते हैं, हेमू के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली की गद्दी पर उस वक्त जो था, इस वक्त दिल्ली की गद्दी पर था हेमू। हेमू का मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के तख्त पर शासन कर रहा था। अब बात करते हैं कि जब दिल्ली के तख्त पर शासन ये कर रहे थे, तो जैसे सत्ता पर बैठते हैं वैसे इसकी नजर जो है दिल्ली पर भी पड़ती है। अब धीरे धीरे ये अकबर को अगर हम झारखंड के संदर्भ में देखें तो अकबर को हम दो फेज में बांट करके पढ़ते हैं। अकबर को अगर हम दो फेज में बांट करके पढ़ें, फर्स्ट फेज में हम अगर देखें और ये सेकंड फेज में अगर हम देखें, तो फर्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे 1556 से लेकर के 1576 ईस्वी तक कालखंड का अध्ययन करेंगे। यह कालखंड क्यों महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ने के दृष्टिकोण से हम दो कालखंडों में बांट करके पढ़ रहे हैं। आपको समझाने के दृष्टिकोण से हम इसे दो भागों में बांट करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा कालखंड अगर देखें 1576 ईस्वी से अगर हम बात करें 1605 ईस्वी तक शासन था। 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। अब जब हम बात करें कि जब ये फर्स्ट फेज का जब समय था, तो इस फेज में अकबर के सामने एक बहुत बड़ी क्या चुनौती थी कि झारखंड में उपस्थित अफगानों को खत्म करना। इनका पहली प्राथमिकता, पहला उद्देश्य था कि झारखंड में जितने अफगान लोग रह रहे हैं उन अफगानों को कंप्लीटली समाप्त करना, फिनिश कर देना। ये उनकी सबसे बड़ी चैलेंज था। और उन्होंने हम देखेंगे कि ये फर्स्ट फेज में क्या किए कि सक्रिय मुगल बादशाह, सक्रिय मुगल विरोधी अफगान, सक्रिय मुगल विरोधी अफगान जितने भी सक्रिय थे झारखंड में सक्रिय मुगल विरोधी अफगान का दमन करते हैं। क्या करते हैं, दमन करते हैं, मतलब पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। इस टाइम पीरियड तक 75 तक आते आते देखेंगे कि तमाम अफगानों का दमन अकबर कर देते हैं अपने बलबूते और अपने विवेक से। अब हम बात करें कि जब हुमायूं का शासन कालखंड था, उस वक्त झारखंड में जो अफगान राज कर रहा था, अफगान लोग थे, शेर शाह सूरी थे। और इसके समय में आप देखेंगे कि इसके समय में भी कई अफगान लोग थे। उन अफगानों में अगर बात करें तो पहला अगर हम अफगान को देखें तो हम देखेंगे गाजी भी एक अफगानी थे। एक था हाजी बंधु, ये भी क्या थे, अफगानी थे, हाजी बंधु। ठीक है, ये सब झारखंड में आश्रय स्थल के रूप में रह रहे थे। सबसे बड़ी बात आप यहां देख रहे हैं, गाजी और ये कौन था, हाजी बंधु। एक था जुनैद कुर्रानी, जिसको बोलते हैं जुनैद। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका था बयाजिद था। कौन था, बयाजिद।
ये 4 अफगानी इतना महत्वपूर्ण था, झारखंड में इन लोग का आश्रय स्थल था। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती था इन अफगानों का दमन करना, और दमन करते भी। इसी क्रम में क्या होता है, अब बात करेंगे कि इसी क्रम में होता क्या है कि सक्रिय मुगल विरोधी में मुगल बादशाह और इन अफगानों के बीच में एक युद्ध लड़ी जाती है। एक युद्ध जो लड़ी जाती है, झारखंड में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, उस लड़ाई का नाम है टकोराई की लड़ाई। हम क्या बात कर रहे हैं, उस युद्ध, एक युद्ध होता है मुगल सेना वर्सेस अफगान के बीच में, टकोराई का युद्ध। टकोराई की लड़ाई होती है, युद्ध होती है। अब यह जो टकोराई की जो लड़ाई होती है वो किसके किसके बीच में होती है, तो आप देखेंगे कि ये टकोराई की लड़ाई जो होती है मुगल सेना, जिसके किसके बीच में, मुगल और मुगल सेना वर्सेस, आप देखेंगे कौन, अफगानी। उस वक्त था झारखंड में जो अफगानी थे, उस व्यक्ति का नाम था जुनैद कुर्रानी। जुनैद कुर्रानी, क्या नाम था, जुनैद कुर्रानी। आप यहां लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं जुनैद, यहां नीचे लिख दे रहे हैं कुर्रानी। इसे याद रखेंगे, टकोराई की लड़ाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जेपीएससी के दृष्टिकोण से यह पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो टकोराई की लड़ाई जब होती है, मुगल सेना की तरफ से जो हमें जानकारी देते हैं, जो हम लोग इतिहास से हमें जानकारी जो मिलती है, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे अब्दुल रहीम खाने खाना। मुगल सेना की तरफ से जो व्यक्ति लड़ रहा था, उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये किताबों से जानकारी हमें मिलती है कि मुगल सेना की तरफ से अब्दुल रहीम खान खाने था। तो अब्दुल, हम यहां लिख देते हैं मुगल सेना की तरफ से जो थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो टकोराई की लड़ाई जो होती है मुगल सेना वर्सेस जुनैद कुरानी के बीच में, और यहां मुगलों की जीत होती है। यहां कौन जीतते हैं, तो मुगल यहां जीत जाते हैं मेरे दोस्त। यहां जीत जो होती है मुगल की जीत होती है, और जुनैद कुरानी की हार होती है। अब ये टकोराई की लड़ाई जो युद्ध होती है, यह कब होती है, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 3 मार्च 1575 में। आप इसे लिखेंगे 3 मार्च 1575 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ाई हुई थी। लेकिन किसी किसी बुक में आपको 23 मार्च 1576 ईस्वी भी लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो गलत है, लेकिन ये एकदम सही चीज जो आपका है, एक्यूरेट डेट टकोराई की लड़ाई, आप 3 मार्च 1575 ईस्वी को याद रखेंगे। कहीं कहीं 23 मार्च 1576 ईस्वी में, जो हमारे मनीष सर का जो बुक है उसमें बहुत ही बेहतरीन, उसमें क्या है कि 23 मार्च 1576 ईस्वी दिए। तो अगर देखा जाए ऑथेंटिक डेट अगर देखा जाए तो टकोराई की लड़ाई 3 मार्च 1575 ईस्वी को है, आप इसे याद रखेंगे। तो मुगल सेना वर्सेस जुनैद, यहां जीत होती है मुगल सेना का। और जब ये मुगल सेना जब जीत होती है तो जुनैद कुरानी क्या होती है, जुनैद कुरानी इन मुगलों के डर से भागते चले जाते हैं झारखंड की पहाड़ियों की तरफ। और वहां जो झारखंड की पहाड़ी किधर, रामपुर की तरफ, किधर, कुरानी जो है भागते हुए चले जाते हैं किधर भाई, हम यहां पे लिखते हैं, ये जो भागते हुए जब टकोराई की लड़ाई होती है तो जुनैद कुरानी जो होते हैं रामपुर भाग के चले जाते हैं, रामपुर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो रामपुर की पहाड़ी, आज के समय में जो रामपुर है वह रामगढ़, कौन सा, रामगढ़ को हम देखने का प्रयास करेंगे कि रामगढ़ में ही ये रामगढ़। ठीक है, अगर आज का रामपुर, अगर रामपुर को देखें तो आज का रामगढ़ ही था, रामपुर पूरा उसमें आज का वर्तमान के समय में। और कहीं कहीं हजारीबाग देता है, आप उसे कंफ्यूज ना है, रामगढ़ को आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे, रामगढ़ को। तो रामपुर की पहाड़ियों में क्या होते हैं कि जुनैद कुरानी साहब क्या होते हैं, जुनैद कुरानी जो अफगान थे, ये भागते भागते रामपुर की पहाड़ियों पे चले जाते हैं। और रामपुर की पहाड़ियों में मुगल सेना द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है, मुगल सेना द्वारा इसे क्या किया जाता है, पराजित कर दिया जाता है।
मुगल सेना द्वारा पराजित हो जाते हैं। अब जब ये पराजित रामपुर की लड़ाई, इस जब यहां पराजित होती इस पहाड़ी में, तो इसी पहाड़ी पर इस युद्ध को बोल दिया गया रामपुर की लड़ाई। क्या कह दिया मेरे दोस्त? रामपुर की लड़ाई। जब यहां इस पहाड़ी पर जो लड़ाई लड़ी गई, इसी को बोल दिया गया रामपुर की लड़ाई, रामपुर की लड़ाई। और इसी लड़ाई में अफगान पराजित हो गए। अफगान क्या हो गए? पराजित हो गए। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अकबर अपनी चालाकी से 1575 ईस्वी तक 1575 ईस्वी तक संपूर्ण अफगानों को दमन कर दिया। संपूर्ण अफगानों का क्या कर दिया? दमन कर दिया 1575 ईस्वी तक आते आते। अब सोचिए कि 1575 ईस्वी तक आते आते क्या किया? सभी अफगानों का दमन हो चुका था। सभी अफगानों का दमन हो चुका था। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ये सभी अफगानों का दमन कर दिए, तो इसकी नजर झारखंड की तरफ जो है, एक झारखंड तरफ आकर्षित होते हैं। ये इस वक्त जो थे अफगानों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक अब ध्यान मुगलों का जो चला जाता है किधर का? पूरा पूर्ण रूप से झारखंड की ओर। अब मुगलों का ध्यान पूर्ण रूप से किधर जाता है? झारखंड की ओर। और ध्यान जो झारखंड की ओर जाता है, उसका कारण, दो कारण है आकर्षक करने का। पहला जो कारण है, अब यहां देखें, इसी को हम ऊपर एरो के भांति बढ़ाते हैं। अब ध्यान चला जाता है पूर्ण रूप से, अब क्या होता है कि पूर्ण रूप से ध्यान चला जाता है, पूर्ण रूप से झारखंड की ओर ध्यान चला जाता है। ध्यान झारखंड की तरफ होता है, की तरफ चला जाता है। ठीक है, आप लिख लेंगे, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, वैसे हम बोल दे रहे हैं। पूर्ण रूप से ध्यान झारखंड की तरफ चला जाता है कब? जब ये अफगानों को दमन कर लेते हैं। तो झारखंड आकृष्ट अकबर को क्यों करता है? तो सबसे बड़ी आकर्षण करने का जो कारण था, पहला कारण तो एक बात यह था कि शंख नदी में हीरा मिलता था। शंख नदी में हीरा पाया जाता था। शंख नदी में क्या पाया जाता मेरे दोस्त? हीरा पाया जाता था। उस समय हीरा का आकर्षण एक बहुत बड़ा झारखंड की ओर आने के लिए अकबर को प्रेरित किया था। कौन? हीरा, शंख नदी। इससे पहले अकबर को जानकारी भी थी कि बेरीसाल, इस वक्त इससे पहले जो झारखंड में राजा रह चुके थे बेरीसाल साहब, उन्होंने भी उनके शासनकाल में हीरा अपने अंडर में लिया था। अब यहां हम बात करें, और दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण माना जाता है इतिहासकारों के माध्यम से कि दूसरा एक टैक्स, कर लगाने का, टैक्सेस वसूलने का, कर वसूलने का। तो ये दो कारण ही झारखंड की ओर मूव करते हैं। तो इस वक्त हम देख लिए कि फर्स्ट फेज में सभी अफगानों को खत्म करते हैं। उसी दौरान क्या होता है? टकुराई की लड़ाई भी होती है, उसी दौरान रामपुर की लड़ाई भी होती है, और उसी दौरान झारखंड की तरफ अकबर का ध्यान आकर्षण भी होता है। और आकर्षण होने का दो कारण हम बताए। पहला कारण मेरे दोस्त शंख नदी में हीरा का पाया जाना, और दूसरा टैक्स लगाना। इस वक्त जिस वक्त अकबर शासन कर रहा था, जिस वक्त हुमायूं, उस वक्त जो थे झारखंड से टैक्स उतना वसूला नहीं जा रहा था। कुछ ऐसे क्षेत्रीय शासक थे जो टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे मुगलों को। तो ऐसी परिस्थिति में इसके सामने एक चुनौती थी कि कर कैसे वसूला जाए। तो कर वसूलने का सबसे बड़ी चुनौती थी इसके सामने। अब आते हैं दूसरा फेज। फर्स्ट फेज में हम इतनी बारी हम देख लिए, इसको आप देख लें। फर्स्ट फेज में हम इतनी चीजों को याद रखेंगे, आप अकबर से सवाल बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब जो सेकंड फेज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंस, और वहां से सवाल बनेगा। ठीक है, अब इसे हम साफ करते हैं। इसे साफ कर रहे हैं हम। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज के बारे में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात हम देखें इस सेकंड फेज में,
तो सेकेंड फेज में जो होता है, पहला फेज में हम लोग देखे कि अफगानों को दमन करने का प्रयास किया गया 1575 ईस्वी तक। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस वक्त क्या करते हैं अकबर, अब इसका पूर्ण रूप से क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित करने की लालसा हो जाती है। क्षेत्रीय राजवंशों पर, क्षेत्रीय राजवंशों पर, क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित करना। दूसरा लक्ष्य शासन स्थापित करना। ठीक है, ये दूसरा फेज में क्या होता है कि अकबर जो है कि जितने भी झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश काम कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उन क्षेत्रीय राजवंशों को क्या करना, अपने साम्राज्य में मिला लेना। उन क्षेत्रीय राजवंशों पर किसका हक चलना चाहिए था, अकबर का। उन क्षेत्रीय राजवंशों से टैक्स वसूलने का अधिकार अकबर करना चाह रहा था कि मुगल बादशाह को टैक्स क्यों नहीं दे रहा है झारखंड के इन क्षेत्रीय राजवंशों के द्वारा। तो सबसे बड़ी चुनौती इसके सामने था। और उन्होंने इस, अब बात करेंगे कि इस वक्त जो था क्षेत्रीय राजवंश आखिर कौन कौन थे झारखंड में। जब अकबर सत्ता पर आते हैं तो उस वक्त झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्रीय राजवंश शासन कर रहा था, हम उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन क्षेत्रीय राजवंशों पर जो काम उस वक्त थे, शासन कर रहे थे, तो इस क्षेत्रीय राजवंशों में जो हम देखें, एक तो पहला हम देखेंगे छोटा नागपुर का नागवंश। क्या देखेंगे, नागवंश। नागवंश जो था छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है, इस वक्त भी शासन कर रहा था, अकबर के शासन काल में भी नागवंश राज्य कर रहे थे। दूसरा हम देखेंगे कि इसी दूसरा में हम लोग देखेंगे कि इसी समय कालखंड में कौन कर रहा था, चेरो वंश पलामू में शासन कर रहा था। आपको झारखंड का जिला याद होगा पलामू। आप देखेंगे कि सबसे अंतिम पश्चिम की ओर जो आप देखेंगे गढ़वा के बगल में पलामू है, तो पलामू में शासन कर रहा था कौन, चेरो वंश। कौन कर रहे थे, चेरो वंश। ठीक है, चेरो वंश ये पलामू में शासन कर रहे थे। अब इसे चेरो वंश धीरे धीरे हम लोग देखेंगे सीवंश भी शासन कर रहे थे इसी समय। पहले जानकारी हम इसे दे रहे हैं कि कौन कौन सा शासन कर रहे थे। तो चेरो वंश के बाद हम लोग देखेंगे यहां सीवंश, सिंहभूम का सीवंश। ये सारा वंश हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर जो व्यक्ति पिछले पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो जरूर देखें। सीवंश, कहां का सीवंश, तो सिंहभूम का सीवंश। सिंहभूम, सिंहभूम का सीवंश शासन कर रहा था सिंहभूम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानभूम, सीवंश शासन कर रहा था कहां का, सीवंश, सिंहभूम का। उसके बाद सिंहभूम, 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 सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद शासन यहां हम देखेंगे एक और व्यक्ति शासन कर रहा था, एक वंश और चल रहा था। उस वंश का नाम था मानभूम वंश। कौन सा, मानभूम। और एक हजारीबाग क्षेत्र, एक आपका था मानभूम, मानभूम वंश। ये मानभूम वंश अगर हम बात करें तो मानभूम जो था मेरे दोस्त, उसको अभी मानभूम वर्तमान समय में धनबाद जिला था। कौन, धनबाद जिला में। और उसी समय हजारीबाग क्षेत्र के राजा का शासन था। हजारीबाग क्षेत्र के राजा का मानभूम वंश था, हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश का शासन चल रहा था। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश का शासन चल रहा था। आप देखेंगे कि कहीं कहीं खड़गडिया में भी शासन चल रहा था, जो खड़गडिया आप देखेंगे गिरिडीह के इलाका में था। खैर उसे बाद में बात करेंगे हम लोग। लेकिन यहां हम देखें मुख्य रूप से जो शासन कर रहे थे ये चार वंश अकबर के कालखंड में शासन कर रहे थे। अब जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि नागवंश छोटा नागपुर जो थे, अब इस समय माना जाता है इतिहासकार झारखंड में जो शासन कर रहे थे दुर्जन साल कर रहे थे। दुर्जन साल अकबर के शासन काल में झारखंड का राजा कौन थे, छोटा नागपुर का, ये छोटा नागपुर का। तो हम लोग बात करें दुर्जन साल। अब दुर्जन साल जो हम बात करते हैं तो दुर्जन साल का यहां हम लिख देते हैं दुर्जन साल।
इसका टाइम पीरियड हम देखें 1550 से 1590 ईस्वी तक माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। जो नाग वंशियों का जो वंशावली है, उन वंशावलियों में इन शासकों का कालक्रम दिया गया है। उसी कालक्रम का हम इस तिथि को बताने का प्रयास कर रहे हैं, कालखंड को बताने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्जन साल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब नागवंश चल रहा था छोटा नागपुर पर, उस वक्त झारखंड का राजा थे दुर्जन साल। लेकिन किसी बुक में जो अधिकांशता जो इतिहासकार भी बताते हैं कि दुर्जन साल नहीं बल्कि मधुकरण शाह थे। कौन थे? मधुकरण शाह। तो कई लोग बोलते हैं मधुकरण शाह, तो आप इसे याद रखेंगे मधुकरण शाह के बारे में। मधुकरण शाह आप इसे याद रखेंगे कि नागवंश छोटा नागपुर में कौन शासन कर रहा था? मधुकरण शाह। लेकिन ये जो है इसे टाइम पीरियड के आधार पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुर्जन साल का टाइम पीरियड इतना बताया गया है और इसी कालखंड में आता है। और मधुकरण शाह का 1590 से आप देखेंगे कि मधुकरण शाह का जो टाइम पीरियड है 1590 से 1608 ईस्वी के आसपास में इसका टाइम पीरियड है। मधुकर शाह भी। तो आप यहाँ क्लियर थोड़ा सा याद रखिए कि नागवंश छोटा नागपुर में उस वक्त शासन कर रहा था। जो इतिहासकारों ने लिखा है अधिकांश बुक में आपको मधुकरण शाह मिलेगा, दुर्जन साल नहीं मिलेगा। इसलिए मधुकरण शाह को आप याद कर लें। ऐसा नहीं कि सर आप गलत बताए दुर्जन साल लिख दिए, हम इसलिए बता रहे हैं, दोनों को टैली कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे जानकारी जहां तक मिली दुर्जन साल के बारे में इस शासन कालखंड से टैली कर रहा है। इसलिए आप देखें कि मधुकरण शाह, बहुत सारे इतिहासकार मधुकरण शाह को मानते हैं, इसलिए मधुकरण शाह भी आप एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे। अब यहां मधुकरण शाह के बारे में, इस वक्त नागवंश का शासक कौन था छोटा नागपुर में, उस वक्त देखेंगे कि आगे चल करके फिर क्या होता है। इसी राजा के शासन काल में एक जगह था। क्या जगह था? कोकरा। क्या नाम था? कोकरा या खुखरा। एक जगह था, क्या? कोकरा। क्या नाम था उसका? कोकरा, या इसी को बोलते हैं खुखरा। क्या बोलते हैं? खुखरा। अब मेरे दोस्त इस बात को समझना कि अकबर कोकरा पर विजय प्राप्त करना चाहता था। यह बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र था। कोकरा को विजय प्राप्त करना चाहता था खुखरा को। यह जो है अकबर क्या करना चाह रहा था? इस क्षेत्र को विजय, खुखरा को जीतना चाहता था। खुखरा को जीतना चाहता था कौन? अकबर। तो सबसे बड़ी बात, अकबर कोकरा को जीतने का जो सबसे बड़ी जो कारण था, तो आप देखेंगे सामरिक दृष्टिकोण से भी खुखरा बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिसके कारण क्या होता है कि अकबर इसे जीतना चाहते हैं, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इन क्षेत्रों पर अफगानों का आश्रय स्थल पहले भी रह चुका है इनके हुमायूं के शासन कालखंड में। तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इन क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, अपने इसे जीता जाए। दूसरा जो था राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण इसलिए भी था क्योंकि इस खुखरा सामरिक दृष्टिकोण से भी था, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, इसलिए इसे भी जीतना चाहते थे, इस पर विजय हासिल करना चाहते थे। तीसरा आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण क्या था मेरे दोस्त? आर्थिक कारण की आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक कारण था कि हीरा की प्राप्ति। अकबर जो आप देखेंगे कि हीरा की प्राप्ति भी क्या हो रहा था कि इधर आप देखेंगे कि हीरा की प्राप्ति हो रहा था। तो उन चीजों को भी क्या ध्यान में रखते हुए, और इससे टैक्स जो कर था, कर सबसे बड़ी बात राजनीतिक जो था, कर मतलब आर्थिक में कर, टैक्स को वसूलने का, तो कर भी एक बहुत बड़ी क्या था? कारण था इस क्षेत्र को जीतने के लिए। तो यहां सबसे बड़ी बात, नागवंश में जो राजा उस वक्त थे मधुकरण शाह, जो हमारे इतिहासकारों के द्वारा, जो अभी आपके विभिन्न इतिहास में मिल जाएगा, अलग अलग बुकों में मिल जाएगा, वहां दुर्जन साल का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन दुर्जन साल को हम आपको बीच में रख रहे हैं ताकि आप इन दोनों को प्रतिबिंबित करें, देखें। अब हम बात कर रहे हैं, आप मधुकरण शाह को याद रखेंगे, कोकरा और खुखरा को जीतना चाहता है। किसको? कोकरा और खुखरा को जीतना चाहता था। अब इसी बीच में क्या होता है कि 1585 ईस्वी में दक्षिणी बिहार में क्या होता है कि 1585 में शहबाज खां कम्बू को
के नेतृत्व में नागवंशियों पर आक्रमण किया। यहां हम बात करते हैं 1585 ईस्वी में इस पर आक्रमण होता है खोखरा पर। 1585 ईस्वी में क्या होता है कि आक्रमण होता है किसके द्वारा? शहबाज खां कम्बू के द्वारा। शहबाज खां कम्बू, कौन? शहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में नागवंश पर आक्रमण होता है। क्लियर है आप लोग? कोकरा पर, ठीक है। नागवंश में ये शासन चल रहा था यहाँ पर, और उस वक्त नागवंश का राजा कौन थे? मधुकरण शाह। कई इतिहासकार मधुकरण शाह को जोड़कर बताते हैं कि उस वक्त राजा मधुकरण शाह खोखरा में थे, ठीक है। तो और कहीं दुर्जन शाह की जानकारी भी हमें मिलती है कि खोखरा में थे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको मधुकरण शाह को ही ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा मेरे ख्याल से। देखेंगे आप देखें इस 1585 में कौन था? शहबाज खां कम्बू। और थोड़ा सा जेपीएससी अगर चाहेगी तो यहां से आपको ट्विस्ट करेगी, ठीक है। शहबाज खां कम्बू ने क्या किया? नागवंशियों पर आक्रमण करता है, नागवंशियों पर आक्रमण, ठीक है। और जब ये नागवंशियों पर आक्रमण कर देते हैं तो ये क्या होता है कि खोखरा को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं, और कर देने के लिए बाध्य हो जाते हैं नागवंशी लोग, और इनको क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। राजा मालगुजारी देने के लिए क्या करते हैं? कौन सा राजा? मधुकरण शाह। मालगुजारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां जो है मालगुजारी देने के लिए, मालगुजारी अर्थात टैक्स, मालगुजारी देने के लिए अब मुगलों को तैयार हो जाते हैं। कौन भाई? तो नागवंशी राजा। यहां तक क्लियर आप लोग? बस नागवंश में आप इतना याद रखिएगा कि नागवंश में एक होता है आपका खोखरा को जीतना चाह रहा था, और इसी खोखरा को जीतने के लिए शहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में इस नागवंशियों पर आक्रमण किया गया था। शहबाज खां कम्बू, पूछा जाएगा कि शहबाज खां कम्बू ने नागवंशियों पर आक्रमण कब किया था? तो 1585 ईस्वी में। किस लिए किया था? तो आप देखेंगे कि मालगुजारी, बहुत सारा कारण था, टैक्सेस और साम्राज्य मिलाने के उद्देश्य से किया था। खैर अब हम बात कर रहे हैं, अब इसे एक सवाल यहां से बनता है कि झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। 1585 ईस्वी में ही झारखंड को करदाता प्रदेश बना दिया था। झारखंड को करदाता प्रदेश बना दिया। कौन? अकबर। क्या किया? अकबर ने, यहां लिख दे रहे हैं, अकबर ने झारखंड को करदाता प्रदेश बना दिया। कब? 1585 ईस्वी में। ये सीधे सीधे आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो 1585 ईस्वी में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां स्वाभाविक सी बात है, नागवंशी राजा से टैक्स वसूला जा रहा है, करदाता हो गए, ठीक है। अब कर देगा मुगलों को, सारे राजा शासक क्या करेंगे? टैक्स देंगे अब राजाओं को। अब बात करते हैं चेर वंश। अब इस चेर वंश में शासन कर रहे थे पलामू में, आप देखेंगे कि भगवत राय थे। कौन थे? भगवत राय। यह स्पेस कम है, ठीक है। स्पेस कम होने के कारण हम इसे पूरा साफ करते हैं बोर्ड को, और फिर से एक बार हम चेरो वंश, सिंह वंश और मानव वंश को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक क्लियर आप समझ पा रहे होंगे? चलिए अब हम बात कर रहे हैं चेर वंश के बारे में। क्षेत्रीय राजवंश प्रशासन स्थापित जो था चेर वंश, ठीक है। अब यह जो चेर वंश है, आप देखें कि चेरो वंश जो थे, चेर वंश, अब हम यहां बात करते हैं चेर वंश के बारे में। चेर वंश में जो उस वक्त राजा शासन कर रहा था, उस शासक का नाम था भगवत राय। कौन था? भगवत राय, ठीक है। भगवत राय शासन कर रहे थे। लेकिन जब ये अकबर क्या करते हैं कि 1585 में देखें करदाता मुक्त करदाता बना दिया झारखंड को, 1585 में खुखरा को मिला करके। उसके ठीक 4 साल के बाद अब क्या करते हैं कि 1589 में राजा कौन है झारखंड में? भगवत राय। चेरो वंश में शासन कर रहे थे इस वक्त, याद रहे, राजा थे। अब 1589 ईस्वी में ही राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाकर भेजता है। 1589 ईस्वी में क्या करता है कि अकबर राजा मान सिंह
को बिहार में, बिहार का मतलब हम बात कर रहे हैं उस वक्त झारखंड भी सम्मिलित था, तो बिहार झारखंड हम लिख दे रहे हैं, बिहार झारखंड, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, सूबेदार बनाया या नियुक्त किया, ठीक है। तो इस मानसिंह को आप याद रखेंगे, राजा मानसिंह को, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1589 ईस्वी में अकबर ने क्या किया कि बिहार में, बिहार का जो सूबेदार नियुक्त किया था वह राजा किसे नियुक्त किया था, तो राजा मानसिंह को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था। अब राजा मानसिंह क्या करते हैं कि इन चेरों पर आक्रमण करते हैं, क्या करते हैं, चेरों पर क्या करते हैं, लूट माट करते हैं, बिहार जाकर के पूरा लूटते हैं, और कई चेरों को तो ये कि नजरबंद कर दिया और कई चेरों का कत्ल कर दिया, कौन, राजा मानसिंह। और इसी लूटने के क्रम में उन चेरों वंश से, उस पलामू के क्षेत्र से लूटपाट इतना किया कि उस लूट में 54 हाथी भी बेचारा लूट करके राजा मानसिंह ले आया। कितना, 54 संख्या, 54 हाथी लूटा था ये। कितनी, इसे आप याद रखेंगे, लूट का जो माल था 54 हाथी, और जब 54 हाथी जब ये लूट लिया और मुगल दरबार में जाके भेज दिया, राजा मानसिंह क्या किया, 54 हाथी को लूट लिया चेरो वंश पलामू के क्षेत्र में जाकर के, और हाजिर हो गया कहा, मुगल दरबार में कि हुजूर 54 हाथी आप रख लें। लेकिन अकबर के पास ये 54 हाथी जो मिलता है, उस डेट जो होता है 3 अप्रैल 1590 को, कब, 3 अप्रैल 1590 को मिलता है। लेकिन यही 54 हाथी जो मिलता है अकबर को कब प्राप्त होता है, तो अकबर को 3 अप्रैल 1590 ईस्वी को क्या होता है, मिलता है, पास पहुंचता है, अकबर के पास 3 अप्रैल 1590 ईस्वी में पहुंचता है 54 हाथी, ठीक है। तो अब यहां सवाल पूछा जाएगा कि 54 हाथी कौन सा शासक जीता था, तो राजा मानसिंह ने। किस वंश से जीता था, तो चेरो वंश से। अब जब ये जीता, 54 हाथी को जीता, तो अब क्या होता है कि राजा मानसिंह से जीत लेते हैं, और उन्हीं क्षेत्र में, उन्हीं इलाका में क्या करता, भगवत राय के इलाका में ही क्या करते हैं, अपना एक सैनिक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक सैनिक लगा देते हैं, क्यों, ताकि एक सैनिक का टुकड़ी रख देते हैं, एक सैनिक टुकड़ी रखते हैं। और जब ये सैन्य टुकड़ी रख देते हैं, अब सैन्य टुकड़ी ये रख देते हैं भगवत राय, सैन्य टुकड़ी रख देते हैं भगवत राय ने, मानसिंह द्वारा एक सेना को रख दिया जाता है, कहां पे, आपका इस पलामू के क्षेत्र में, चेरोवंश भगवत राय के समय में। अब भगवत राय को जस का तस राजा बना हुआ रहने दिया गया कि आप राजा बने रहिए, उससे कोई तकलीफ मुझे नहीं। लेकिन वहां अपना फौजी, अपना सेना छोड़ के चल गया, कौन, राजा मानसिंह। अब जैसे ही सेना से टुकड़ी रखा, जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, अब अकबर की मृत्यु जैसे ही होती है, अकबर की मृत्यु कब होती है, 1605 ईस्वी में होती है। 1605 ईस्वी में, जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है, वैसे ही भगवत राय ने चेरो ने मुगलों को जितने भी सेना थे, मुगल सेना को मार भगा दिया। क्या कर दिया, मार के भगा दिया। कौन, ये चेर वंश के जितने भी लोग थे। तो चेरों ने क्या किया कि मुगल सेना को मारकर भगा दिया, और फिर से उन्होंने क्या किया, पलामू पर कब्जा कर लिया। कौन, चेरों। अब अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने क्या किया, चेरों ने पुनः पलामू पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यहां तक आप क्लियर है। यहाँ कुछ नहीं है, चेरो वंश में कोई खास कहानी नहीं है, केवल इतना जानकारी आप रखिएगा कि जब चेरो वंश झारखंड में शासन कर रहा था, उस वक्त चेरो वंश का राजा था भगवत राय। दूसरी बात याद रखें कि राजा मानसिंह द्वारा इन चेरों पर आक्रमण किया गया था 1589 में। उसी क्रम में क्या हुआ था कि 54 हाथी लूटे, और 54 हाथी को लूट करके मुगल दरबार में पेश किया गया। और मुगल दरबार में जैसे पेश किया जाता है, तो क्या होता है कि फिर वहां से झारखंड में कुछ मुगल सैनिक को रख दिया जाता है। और फाइनली जब अकबर बादशाह मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब चेरों ने पुनः उस पलामू को जीत लेता है। उस
पलामू पर कब्जा कर लेता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं चेरो वंश को समझने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं सी वंश, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सी वंश में इस वक्त आप देखेंगे, अब हम लोग बात करते हैं सी वंश के बारे में। आप इसे नोट कर लेंगे, हम मिटाते चले जाते हैं, आप नोट्स कॉपी बनाते चले जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी वंश के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सी वंश के बारे में। यहां जो हम देखें, अगर हम बात करते हैं सी वंश के बारे में, तो सी वंश के समय में झारखंड में जो शासन कर रहे थे राजा रंजीत सिंह, कौन कर रहे थे इस वक्त, था राजा रंजीत सिंह। झारखंड में 3-4 शासक थे, 3 शासक, 3 महत्वपूर्ण शासक थे। कौन कौन राजा को हम देख लेते हैं, कौन कौन राजा थे। तो राजा हम देख लेते हैं कौन कौन राजा थे झारखंड में, उधर झारखंड में इस वक्त, ठीक है। इस वक्त जो थे, जिस वक्त ये अकबर का शासन काल था, इस वक्त झारखंड में आप देखेंगे कि जो राजा थे लक्ष्मी नारायण सिंह था, नरपत सिंह था, ठीक है। कौन कौन, लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह, कौन कौन, नरपत सिंह, और एक आपका कामेश्वर सिंह। लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह, कामेश्वर सिंह, ठीक है, कामेश्वर सिंह। और एक आपका जो इस वक्त शासन कर रहा था वह था, महत्वपूर्ण इनमों में थे राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह, इस वक्त शासन कौन कर रहा था, राजा रंजीत सिंह, याद रहेगा। इस वक्त जो थे राजा रंजीत सिंह। अब राजा रंजीत सिंह जो शासन थे, अब क्या हुआ कि इसी राजा रंजीत सिंह में क्या होता है कि 1592 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में ही 1592 ईस्वी में क्या होता है कि उड़ीसा विजय का अभियान करते हैं। कौन, हम देखे थे उड़ीसा, मानसिंह, कौन करते हैं, मानसिंह उड़ीसा विजय का अभियान चलाते हैं 1592 में। 1592 में उड़ीसा विजय का अभियान चलाते हैं, उड़ीसा विजय अभियान, ठीक है। कौन, तो राजा मानसिंह। 1592 में उड़ीसा विजय अभियान के दौरान ही राजा मानसिंह सिंहभूम में, कहां पे, सिंहभूम से होकर गया था, या सिंहभूम में क्या हुआ था, सिंहभूम से होकर गुजरा था। अब क्या हुआ था कि आप देखेंगे यहां कि 1592 ईस्वी में जब उड़ीसा विजय अभियान के दौरान जा रहे थे, तो उसी वक्त क्या हुआ था कि मानसिंह जो थे वह सिंहभूम होते हुए उड़ीसा जा रहे थे। किधर होते हुए मेरे दोस्त, सिंहभूम, या सिंहभूम मैंने लिखा, हम केवल बता रहे हैं कि 1592 में उड़ीसा जाने के क्रम में सिंहभूम होते हुए वह उड़ीसा गए थे। कौन, मानसिंह। अब यहां मानसिंह जो थे, अब यहां एक बड़ी बात, 1592 ईस्वी में ही राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाते हैं। कौन, मानसिंह। इसे आप याद रखेंगे, 1592 ईस्वी में ही, 1592 ईस्वी में, ठीक है, 1592 ईस्वी में ही मानसिंह, 1592 ईस्वी मानसिंह बंगाल राजमहल, झारखंड का जो राजमहल है, राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाते हैं, बंगाल की राजधानी, क्लियर है, राजधानी बनाते हैं। इस राजमहल को आप याद रखेंगे क्योंकि झारखंड से संबंधित है। अब 1592 में क्या किया, राजमहल को राजधानी बनाया किसने, बंगाल में। अब राजमहल आपको कहां मिलेगा, तो साहेबगंज जिला। अब जाना साहेबगंज जिला का जो क्षेत्र है राजमहल की राजधानी हम लोग बोलते हैं। तो 1592 में क्या किया, बंगाल की राजधानी बना दिया। ये कौन, 1592 ईस्वी में मानसिंह राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसी क्रम में क्या होता है कि एक परकोटा और महल वाले नगरों को नामांकन कर दिया। ये एक परकोटा, इसी क्या हुआ, नेक्स्ट जो है हम लोग इसका नेक्स्ट बिंदु अगर हम देखें, परकोटा और महल वाले नगर, परकोटा और महल वाले नगर का नाम चेंज कर दिया। परकोटा और दो नामों को मिलाकर के संयुक्त रूप से परकोटा प्लस, कौन, परकोटा प्लस
महल वाले नगर जो थे, महल वाले नगर, इन दोनों नगरों को मिलाकर संयुक्त रूप से अकबर क्या किया, अकबर नगर रखा। संयुक्त रूप से इसका नाम बदल दिया, क्या रखा, अकबर नगर। अकबर नगर क्या रखा, अकबर नगर रखा गया। आप इसे याद रखेंगे, अकबर नगर को। राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाता है इस वक्त अकबर के शासनकाल में, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, राजमहल को राजधानी बनाता है। अब यहां परकोटा को याद रखेंगे, महल वाले नगर, संयुक्त रूप से अकबर नगर नाम रखा गया। और अकबर के शासन काल में ही पहली बार सिंहभूम का संपर्क, अकबर के शासन काल में ही सिंहभूम का संपर्क मुगलों से संपर्क स्थापित हुआ था। किससे, मुगलों से संपर्क स्थापित हुआ था, कौन, सिंहभूम में। आप इसे भी याद रखेंगे कि मुगलों के समय में ही, अकबर के समय में ही मुगलों का संपर्क सिंहभूम से स्थापित हुआ। किससे, सिंहभूम से। आप इसे यहां याद रखेंगे, इसे लिख नहीं रहे। तो इस प्रकार से आप देखें कि क्षेत्रीय राजवंश में आप इतना याद रखेंगे। अब यहां 1592 में विजय अभियान दौरान हुआ। अब हम बात करते हैं मानभूम वंश और हजारीबाग क्षेत्र का इलाका। अब इसे भी देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब हम लोग मानभूम, ये हम लोग देखेंगे मानभूम वंश और हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। अब इसमें जो है मानभूम, अकबर की पहली बार, इस वक्त क्या हुआ था, इस समय इन वंश में क्या हुआ कि अकबर के समय में ही पहली बार मुगलों से संपर्क स्थापित हुआ था। किस क्षेत्र में, मानभूम क्षेत्र में, अर्थात धनबाद क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में, इधर देखेंगे, और हजारीबाग क्षेत्र में भी अकबर के समय में ही पहली बार मुगलों का संपर्क स्थापित हुआ था, मानभूम में और हजारीबाग में। आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात हम लोग यहां देखेंगे कि 1590-91 ईस्वी में क्या हो रहा था कि राजा मान सिंह एक अभियान, मिदनापुर अभियान कर रहे थे। मिदनापुर अभियान ईस्वी में राजा मान सिंह मिदनापुर अभियान, ठीक है, पर जा रहे थे। राजा मान सिंह क्या कर रहे थे कि राजा मान सिंह मिदनापुर अभियान में जाते समय कहां पर वहां रुके थे, मानभूम से गुजरे थे। कहां से, मानभूम से गुजरे थे। कहां से गुजरे थे मेरे दोस्त, मानभूम से गुजरे हुए थे। तो जिस वक्त मिदनापुर का ये अभियान करना चाह रहे थे, उसी वक्त क्या होता, मानभूम होते हुए मिदनापुर जा रहे थे। कौन, राजा मान सिंह। कब की बात है, 1590-91 ईस्वी में। और इसी समय और इन्होंने ही क्या किया कि परा और एक तेलकुपी, दो मंदिर था, परा और तेलकुपी, दो जगह जो मंदिर था, ये परा और तेलकुपी के मंदिरों को पुनर्निर्माण किया। परा और तेलकुपी, परा और तेलकुपी के मंदिरों का क्या किया, के मंदिरों का पुनः मरम्मत करवाया। ठीक है, परा और तेलकुपी से याद रखेंगे, परा को भी और तेलकुपी मंदिर को भी, इन दोनों मंदिरों को जो मरम्मत कराया, मतलब मरम्मत करने का मतलब ये हुआ कि जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है कि जो पहले मंदिर जो टूट फूट गया था, उस टूटी हुई फूटी को क्या करना, ठीक से मरम्मत करके उस मंदिर का एक आकार दे देना, वही कहलाता है जीर्णोद्धार। तो ये परा और तेलकुपी मंदिरों को क्या किया था, पूरा का पूरा ये मरम्मत करवा दिया था। और फाइनली अबुल फजल का एक पुस्तक था, एक कृति था आईने अकबरी में। एक क्या है, अबुल फजल की कृति है आईने अकबरी में, ठीक है, आईने
अकबरी में, आईने अकबरी में इस बात की चर्चा में मिलती है कि 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था। कौन कौन? 6 और आईने अकबरी से हमें जानकारी मिलती है कि 6 क्या था और चंपा परगना, 6 और चंपा परगना, चंपा परगना कहां शामिल था आपका? बिहार में शामिल था, बिहार के सूबा में, जिसकी वार्षिक मालगुजारी माना जाता है कि 15,500 निर्धारित की गई थी। 15,500 मालगुजारी निर्धारित की गई थी, इसे याद रखेंगे। ये आईने अकबरी में जानकारी मिलती है। आईने अकबरी में इस बात का है कि 6 और चंपा जो परगना जो था वो बिहार सूबा में शामिल था। कहां? बिहार सूबा में शामिल था। और जब ये शामिल था तो 6 और चंपा जो परगना था तो इन लोगों से कितना लिया जाता था? तो 15,500, कितना? 15,500 निर्धारित की गई थी टैक्स, वार्षिक सालाना मालगुजारी 15,500। इसे आप याद रखेंगे, 15,500 मालगुजारी तय किया गया था, मालगुजारी। ठीक है, ये 15,500 जो मालगुजारी थी क्या थी? वार्षिक थी, सालाना वार्षिक थी। तो ये जो वार्षिक मालगुजारी देने का जो प्रयास किया अकबर के कारण ही, तो अकबर ने इन क्षेत्रों को भी क्या किया? फाइनली जीत लेता है और अपने साम्राज्य में भी मिला लेता है। कौन भाई? तो अकबर। इस प्रकार से हम लोग देखें कि अकबर का जितनी भी जानकारी थी, अकबर से संबंधित जितने भी सवाल बन पाते, उन तमाम सवालों को रखा गया आपके सामने। और इसे आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते जरूर जाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक पढ़ने में आनंद नहीं आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बन पाएगा झारखंड को पढ़ने में। इसलिए कि आप जरूर नोट्स बनाएं, पढ़ते जाएं और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप लोग जरूर करें, जैसा भी लगे, अच्छा लगे अच्छा कीजिए, खराब लगता है खराब कीजिए, लेकिन कुछ तो जरूर कमेंट कीजिए, कुछ रिप्लाई जरूर दीजिए, ताकि हम में एक उत्साहवर्धन बना रहे। ठीक है, अब जो है इससे आगे की बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।